मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन टू न्यू मीडिया का जो पेपर है उसका 4 यूनिट हमारा हो चुका है। आज हम यूनिट 5 के ऊपर बात करेंगे। ये लास्ट यूनिट है, इसके बाद ये पेपर का हमारा स्टडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डेटा जर्नलिज्म, विजुलाइजिंग द डेटा, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, इंट्रोडक्शन टू फ्री डेटाबेस टूल्स, यूजिंग सर्च data, fake news, definitions, history, ethics, information evaluation and skills and tools, photo and video verification and source verification। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा जर्नलिज्म, इसको जो है डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म या DDJ भी बोला जाता है। ये एक जर्नलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो है डेटा, बहुत सारे तरह के इंफॉर्मेशन, उनको जो है एनालिसिस करके और उसके बाद कोई न्यूज स्टोरी हम क्रिएट करते हैं। डेटा जर्नलिज्म में बहुत ही सारा डाटा जो है इसके इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें आप जो है देखेंगे डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए, जब इतने सारा डेटा का अगर स्टडी किया जा रहा है तो फिर आपको कंप्यूटर के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है डेटा जर्नलिस्ट अच्छे बन पाएंगे। इसमें अगर डेटा क्वालिटी की बात करें, बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा होते हैं वो गलत भी होते हैं, मिसलीडिंग भी होते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि डेटा को, करेक्ट डेटा कौन सा है उसको पहचानना, सोर्सेस से उसको वेरिफिकेशन करना, उसके बाद ही आप उस डेटा को इस्तेमाल करिए अपने जर्नलिज्म में। इसमें जो है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जो है सही डेटा जो है नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके जो भी चैनल या जो भी आपका फर्म है उसके साथ लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होगा, लोग जुड़ नहीं पाएंगे फिर उसके बाद। अब इसमें अगर प्रोसेस की हम बात करें तो कई सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, जो कि प्रोसेस है जिनको हम बोल सकते हैं। पहली बात तो है फाइंड। सबसे पहले आपने जो है सर्च करना है वेब के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, उनके थ्रू अपना डेटा को पहले जो है निकालना है, पता करना है, और कहाँ कहाँ किस किस पॉकेट में पड़े हुए हैं उसको नेट के ऊपर और हर जगह पे आपके पास जो भी डेटाबेस है उसमें से उसको सर्च करना है। उसके बाद उसको फ़िल्टर करना है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, विजुलाइजेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो इसको हम क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद विजुलाइज, पैटर्न, स्टैटिक या एनिमेटेड विजुअल्स किस तरह से होंगे उसको जो है उस तरह से फॉर्म में क्रिएट करना है ताकि अच्छी तरह से विजुलाइज़ किया जा सके। उसके बाद जो है विजुअल्स को इंटीग्रेट करना है, उसमें डेटा जो है स्टोरीज में अटैच करना है कि हर एक स्टोरी आप बताते हैं तो उसके साथ सारे डेटा जो है उसके अंदर साथ में डिस्प्ले हो बताया जाए। तो ये जो है पब्लिश वाले जो है फंक्शन में आ जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन में वेब के ऊपर, टैबलेट्स, मोबाइल, किस तरह से आप उसको जो है सारी डिवाइसेस को जो है एक्सेस करने के लिए उसको एनेबल कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद मेजर, डेटा स्टोरेज जितनी भी हैं, स्पेक्ट्रम में जितना इस्तेमाल हो रहा है उसका मेज़रमेंट भी करना है कि आपका जो डेटा आपने जो डाला हुआ है कितने लोगों ने उसको देखा है। उसके बाद उसके अंदर जो है लोगों के व्यूज़, ओपिनियंस, जो भी चीज़ें हैं उनको सबको जो है आपने मेज़र भी करना है। अभी हम बात करेंगे विजुलाइजिंग डाटा, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। तो सबसे पहले क्या चीज़ जो है आपका जो है विजुलाइजेशन में क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटा विजुलाइजेशन, डेटा विजुलाइजेशन क्या है। डेटा विजुलाइजेशन ग्राफिक्स जैसे कि चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशन की मदद से किसी डेटा को जो है रिप्रेजेंट करना, उसको जो है हम डेटा विजुलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें जो है क्या टाइप्स होते हैं डेटा विजुलाइजेशन के। टेबल्स होंगी जिसमें रो कॉलम्स होंगे और उसमें सारे जो है इंफॉर्मेशन उसके अंदर टेबलेटेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा पाई चार्ट,
स्टैक बार चार्ट, इसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। लाइन ग्राफ्स एरिया चार्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं, हिस्टोग्राम्स के थ्रू देते हैं, स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू देते हैं, हीट मैप्स के थ्रू देते हैं, इसके अलावा ट्री मैप्स के थ्रू देते हैं। तो ये सारे जो है तरीके होते हैं जिससे आप जो है डेटा को, पूरे डेटा को अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करके और लोगों को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन टूल्स की, तो बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं। D3.js है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है प्रोडक्शन के लिए, डायनेमिक इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। और ये HTML, CSS, SVG का इस्तेमाल करता है, इससे जो है विजुअल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा ई-चार्ट्स, चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी जो है इसका काम करता है ई-चार्ट। वेगा, ये जो है आउटसाइड IBM का जो है वो लिंक जो होते हैं उनके लिए जो है वेगा जो है विजुअलाइजिंग ग्रामर का काम करता है, विजुअलाइजेशन को पूरा कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। deck.gl, ये भी एक ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क सूट है। ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के इस्तेमाल में आता है जो बड़ी बिग डाटा में है। तो ये हाई परफॉर्मेंस GPU पावर्ड विजुअलाइजेशन जो है इसके लिए वेब के ऊपर बहुत ही हेल्पफुल है। अभी हम अगर बात करें डेटा विजुअलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारे जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, तो इसके अंदर अब सबसे पहले जो है बहुत ही ज़रूरी है कि आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे सेट करें। सेट द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले देनी पड़ेगी कोई भी डेटा के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस उसके साथ जो है कनेक्ट हो जाए और उसको स्टोरी पता चल जाए कि किस चीज़। उसके अलावा नो द ऑडियंसेस के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा दे रिक्वायर, कब ये देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, डेटा जो है कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आपने अपना स्टोरी क्रिएट करना है। उसके बाद चूज एन इफ़ेक्टिव विजुअल, तो विजुअल जो है इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करना है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, एक्सेस कर पाएँ। कीप इट सिंपल, जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए। कलर्स वगैरह की वैरायटी सब बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि ताकि वो जो है एकदम सिंपल भी रहे और लोगों को जो है मतलब देखने में भी अच्छा लगे। बेनिफिट क्या होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन को? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्विकली आप एब्जॉर्व कर सकते हैं और फास्टर डिसीजंस लेने में आसानी हो जाती है। कितने स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं उसके बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा जो है ऑडियंसेस इंटरेस्ट जो है इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ईजिली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो अंडरस्टेबल डाटा होती हैं और उस जो अच्छी डेटा होती हैं उन्हीं को जो है गैदर करते हैं और जो क्विकली मिल सकती हैं उन्हीं को गैदर करके और उसको जो है लोगों को आगे भेजते हैं। और वो ऐसी डेटा होना चाहिए जिसके अंदर सबसे कम मिस्टेक हो। तो इसके बेनिफिट यही हैं कि लोगों को आसानी से आपके ऊपर विश्वास हो जाता है और लोगों को जो चाहिए इन्फॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड हो जाती है। अभी हम बात करें अगर फ्री डेटाबेस टूल की, तो इसमें जो है टेबलेओ पब्लिक, फ्लोरिश फैब्रिक, इन्फोग्राम, डेटा रैपर, गूगल डेटा स्टूडियो, ये सारे जो है बहुत सारे जो है टूल्स हैं। और अगर हम टेबलेओ की बात करें तो ये बहुत ही मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है, अलाउ करता है क्रिएट करना चार्ट, ग्राफ, मैप और इस तरह से ग्राफिक्स के। इसके फ़ायदे ये हो जाते हैं कि अनपैरेलल डाटा विजुअलाइजेशन का जो है इसमें जो है ये प्रोवाइड करता है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स इसके अंदर होते हैं। और इसमें नुकसान ये होता है कि आप जब वर्कफ्लो को अपने बनाते हैं तो उसको लोकली आप सेव नहीं कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो पब्लिकली जो है
डब्ल्यू पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर जो है शेयर हो जाता है। तो फिर ये क्योंकि वो उनका प्रोप्राइटरी डाटा है, तो इस तरह इसलिए ये जो है इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। इसके अलावा फ्लोरिश पब्लिक, जब कोई भी स्टोरी टेलिंग की बात आती है तो फ्लोरिश पब्लिक जो है ये बहुत ही जो है बढ़िया टूल है। इसमें भी आप टेबल, डायग्राम, डैशबोर्ड्स सब क्रिएट करके और अच्छी तरह से विजुलाइज करा सकते हैं। इसके अलावा इन्फोग्राम, ये भी जो है एक ब्राउज़र बेस्ड विजुलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। इंटरेक्टिव चार्ट, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, मैप, ये सब चीज़ों की मदद से जो है कोई भी स्टोरी को क्रिएट करना और लोगों को बताने के लिए काफ़ी यूज होता है। और ये गूगल शीट्स, ड्रॉपबॉक्स, MySQL, डायरेक्ट.json, इनको सबको सपोर्ट भी करता है। इसी तरह से डाटा रैपर जो है, डेटा रैपर जो है ये भी ब्राउज़र बेस्ड डेटा एनालिसिस टूल है। ये न्यूमेरिकल डेटा, PDF, CSV और बाकी वेब सोर्सेज से इसको जो है चार्ट्स, ग्राफ में क्रिएट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा जो है टूल है और इसको भी काफ़ी यूज किया जाता है। इसके अलावा हम अगर गूगल डेटा स्टूडियो की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल ब्राउज़र बेस्ड एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। ये लोगों को इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए और उनको जो है पब्लिकली शेयर करना, कम्युनिकेट, इंटरेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें जो है किसी के पास भी अगर जो है आपके पास गूगल अकाउंट है तो डेटा स्टूडियो जो है बहुत ही आसानी से आप उसको जो है बना सकते हैं। इसमें नुकसान फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो कंबाइन करना जो है सारे डेटा को, और उसके बाद जो है गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड, सर्च कंसोल डाटा, ये बहुत ही तगड़ा अच्छे से जो है इसको एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कस्टमाइज़ जो है बहुत ही कम होता है इसमें, तो कस्टमाइजेशन टूल्स इसमें काफ़ी कम है, तो ये जो है इसका नुकसान है। अगर हम बात करें अभी फेक न्यूज़ के बारे में कि फेक न्यूज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एथिक्स क्या है, तो फिर फेक न्यूज़ अगर हम कहते हैं कि कोई भी आर्टिकल या कोई चीज़ है जिसको कि पब्लिश कर दिया गया है और एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन गलत है और मिसलीडिंग है इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम फेक न्यूज़ बोल सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो फेक न्यूज़ में स्पेशलाइज करती हैं, किसी भी कंट्री, किसी कम्युनिटी, किसी के खिलाफ़ भी फेक न्यूज़ भड़काती रहती हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, तो फेक न्यूज़ से काफ़ी बचने की ज़रूरत होती है और ये पब्लिक के बीच में जो है गलत इम्पैक्ट डालती हैं, फॉल्स मिसलीडिंग होती हैं। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यही है कि फेक न्यूज़ इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज न्यूज़। ये फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि एज ए न्यूज़ प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अगर हम रूट्स की बात करें तो फेक न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट में जब वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में हुआ था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसका फेक न्यूज़ का इस्तेमाल होना शुरू किया। धीरे धीरे जो है ये इवॉल्व होता रहा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप देखेंगे तो फिर ये धीरे धीरे जो है और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए, फ़ोटोज़, वीडियोज़ सबको मैनिपुलेट करते हैं और इस तरह से फेक न्यूज़ जो है बढ़ना शुरू हुआ। अगर हम फेक न्यूज़ की टाइप की बात करें तो ये इसमें 5-6 टाइप्स होते हैं। पहली बात तो सैटायर या पैरोडी बोला जाता है, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी को हार्म, लेकिन उसको जो है फूलिंग किया जाता है। इसके अलावा फॉल्स कनेक्शन, हेडलाइन, विजुअल कैप्शंस जो है एक्चुअल कंटेंट को जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसको फॉल्स कनेक्शन बोला जाता है। मिसलीडिंग कंटेंट, इन्फॉर्मेशन जो है आप जो इशू कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को वो मिसलीडिंग है। इसके अलावा फॉल्स कंटेक्स्ट, जेन्युइन कंटेंट जो है फॉल्स कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ जब भेजा जाता है तो उसको फॉल्स कंटेक्स्ट बोलते हैं। इसके अलावा इम्पोस्टर कंटेंट, जब जेन्युइन सोर्सेज जो है इम्पर्सनेट किए जाते हैं फॉल्स मेड अप सोर्सेज के साथ तो उसको इम्पोस्टर कंटेंट बोलते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेटेड कंटेंट उनको बोलते हैं जब जेन्युइन ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन या इमेजरी जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को धोखा देने के लिए, डॉक्टर्ड फोटोग्राफ्स वगैरह जो होते हैं। फैब्रिकेटेड कंटेंट, जब जो है नया कंटेंट जो है 100% फॉल्स होता है और ये लोगों को डिसीव, धोखा देना या फिर जो है उनको कोई नुकसान पहुंचाने के उससे मकसद से बनाया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ फेक न्यूज़ हैं।
अभी इसको टैकलिंग कैसे है और सप्रेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे रिसर्च जो है चल रहे हैं कि किस तरह से फेक न्यूज़ को सप्रेस किया जाए। कोई भी पर्टिकुलर डिसइंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट भी, इनका जो साइबर सेल है वो फेक न्यूज़ जितने भी होते हैं उनको सबको जो है स्टडी करके और उसके बाद पब्लिक के सामने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है कि ये फेक न्यूज़ आई हुई हैं, इनसे आप बच के रहें, ये मिसलीडिंग और गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया का रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी फेक न्यूज़ अगर डालता है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या किसी के ऊपर भी अगर डालता है, चाहे आपका यूट्यूब वगैरह ही क्यों ना हो, तो उसमें जो है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए चैनल को, और उसके बाद उनको पनिशमेंट भी जो हो सकता है आईटी एक्ट के अंदर देना चाहिए। इसके अलावा जनरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टेक कंपनी जो होती हैं उनके जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे उनको डिटेक्शन जो है पक्का फैक्ट चेकिंग होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज इसमें किया जा सकता है, तो इससे आपको जो है एक फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो है जो फेक न्यूज़, जो भी कोई भी अगर जो है चैनल या कुछ भी अगर फेक न्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है तो उसको जो है आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फैक्ट चेकिंग की बात करें तो 2016 यूएस इलेक्शंस के टाइम पे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इसमें बहुत सारे जो है उसको काफ़ी कोशिश किया गया दबाने के लिए भी, लेकिन फेक न्यूज़ का क्या है, उसको फैक्ट चेक जो है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके बाद जो है snopes.com और factcheck.com.org, इन लोगों ने काफ़ी गाइडलाइंस जो है कैसे अवॉइड करना है फेक न्यूज़ को, और उसके बाद जो है उनको कैसे स्पॉट करना है, तो इसके बारे में काफ़ी जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। और अभी जो है बहुत सारी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। आगे कुछ एक दिनों में ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व करके जल्दी से जल्दी जो है कोई भी न्यूज़ आप कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है जो पार्टिकुलर जो है सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद ही बता देगा कि ये आपका न्यूज़ फेक है, और पब्लिक के बीच में जो है उसका ब्रॉडकास्ट भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन की, इसके स्किल्स और टूल्स क्या हैं, तो इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं। आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, वेबसाइट्स, इनके सब के थ्रू आप जो है रिसर्च करके और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है जब आप गैदर करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं, तो पहले इंटेंडेड ऑडियंस कौन है। तो उसमें पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सोर्स। पर्पज़ ऑफ द सोर्स में देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, लोगों को एडवोकेट करने का एडिटोरियल या ओपिनियन पीसेज है, या इंटरटेन करने के लिए जैसे वायरल वीडियोज़ वगैरह हैं, टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस, एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए। इसके अलावा हु इज़ द इंटेंडेड ऑडियंस, ऑडियंस वो कौन है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, स्कॉलर्स, एकेडमिक रिसर्चर्स विद स्पेशलाइज नॉलेज है, या फिर जनरल पब्लिक है जिसके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, या स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपने अपनी जो अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी है न्यूज़ की, कि आथर उसका कौन है, क्या वो एक पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्रेडिबिलिटी क्या है, आथर अगर है तो उसके क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके अलावा पब्लिशर जो है वो उसका क्या है, किस तरह से, कैसा आदमी है, वो वेल एस्टेब्लिश है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन में पहले चेक करना चाहिए। इसके बाद उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या है। अब इसको भी आप जो है तरह तरह के वेबसाइट्स और बहुत सारे डेटाबेसेज होते हैं और बुक्स वगैरह से उनसे वो फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। करेंसी टाइमलाइंस, अगर इंफॉर्मेशन पब्लिश हो गया बुक, आर्टिकल या किसी भी चीज़ में, तो वो पब्लिकेशन डेट क्या है, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, उनको सबको आप जो है करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव या बियास, सोर्स जो है उसमें ओपिनियन या फैक्ट जो है उसमें बियास है या किसी की तरफ झुका हुआ है,
तो उन सब चीज़ों को आपने निकालना है। और आप जो है जब उसको पूरे को समराइज़ करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप का था, आपको हाई क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन मिला ये सारा करने के बाद या नहीं मिला। इसके बाद आपने जो है इंटरनेट सोर्सेज जो है रेडार के साथ जो है पूरा जो है सोर्सेज को चेक करना है। रेडार का मतलब है, आर का मतलब रेलिवेंस, इन्फॉर्मेशन कितना रेलिवेंट था आपके असाइनमेंट के लिए। इसके अलावा ए से अथॉरिटी, आथर वगैरह कौन था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, डेट कब इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुआ था, अपीयरेंस प्रोफेशनल या एकेडमिक किस तरह का इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद रीज़न फॉर राइटिंग, वाई डिड द आथर पब्लिश दिस इन्फॉर्मेशन, या उसके पीछे मोटिव क्या था आथर का उसको पब्लिश करने का। रिसर्च स्किल, इसके बाद इसके इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है आपको, उसके बाद ही आपने जो है उसको पूरे को इवेलुएट करना है। इसके अलावा आपने थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट इन्फॉर्मेशन, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उसका इवेलुएशन करना है, केयरफुल डिटेल एनालिसिस करना है। हर एक जो है कोई चीज़, कोई कमी है या बीच बीच में जो गैप्स हैं उनको सबको समझना है और उनको भी जो है कवर करने के लिए बाकी और सोर्सेज से उसको सर्च करना है। उसमें अटेंशन ये रखना है कि हर तरह के सोर्सेज को चेक करना है। उसके बाद आपने फाइनल निकालना है कि आप ये जो फाइनल आप निकाल रहे हैं वो जो है करेक्ट वेरीफाइड चीज़ है कि नहीं है। इसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने खुद बना करके पूछना है कि व्हाट शुड बी वेरीफाइड, व्हाट नीड्स टू बी री इन्वेस्टिगेटेड, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू द पब्लिक एरेना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखना है। आपने एक बार पब्लिक में पब्लिश कर दिया तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जो है पक्का, अब कोई भी इंफॉर्मेशन को जब इवैल्यूएट करते हैं उसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसीज, अटेंशन टू एक्यूरेसी। कम्युनिकेटर्स जो है अपने आप को क्या क्या वेरीफाई करना है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोला। इसके अलावा टेस्ट ऑफ एविडेंस, आप जितने भी एविडेंस, जितने भी उनको सबको जो है आपने पूरे को जो है टेस्ट करना है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। इसके बाद आपने जो है उसकी क्लैरिटी देखनी है कि जो डेटा आपने क्रिएट किया है वो बिल्कुल क्लियर है। लोगों के साथ इंटरव्यू करना है, लोगों से जो है बात करना है, उसके बाद सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, अपने वेरीफाइबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है, जो डेटा आपने फाइनल जो क्रिएट किया है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिसेंसी, मतलब वो बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए डेटा पुराना नहीं होना चाहिए। रेलेवेंस, जिस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में कवर, उसके लिए वो डेटा जो है उसी के लिए ही होना चाहिए, वो रेलेवेंसी उसकी होनी चाहिए। अदरवाइज जो है आप वो जो भी काम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्शन उसके अंदर नहीं आएगा। रेपुटेशन, जो इंस्टीट्यूट जहाँ से रिकॉर्ड्स वगैरह अच्छे अच्छे उसके सारे रिकॉर्ड जो रखे रहते हैं वहाँ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपको जो है डेटा को सर्च करना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए, उससे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा सफिशिएंसी, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए डेटा का। इंटरनल कंसिस्टेंसी, डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बीच बीच में कोई मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की कंसिस्टेंसी आ जाती हैं। उसके अलावा कंपेरेटिव क्वालिटी होनी चाहिए, डेटा को आपने कंपेयर करना है और उसके बाद आपने करेक्ट चीज़ को निकालना है। कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होनी चाहिए, जो भी स्टैटिस्टिक्स आप दे रहे हो, फैक्ट फिगर्स, वो पूरे सही होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए डेटा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इवेलुएटिंग ऑब्जर्वेशंस, जो आप ऑब्जर्वेशंस जो भी आप निकालते हैं बाद में, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आपने इवेलुएट करना है पूरा। उसके बाद आपने जो है उसको, जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनको भी इवेलुएट करना है। उसमें एडवोकेसी, मतलब कि आपने जो है अटेम्प्ट करना है परसुएड और इन्फ्लुएंस ओपिनियन टुवर्ड ए पर्टिकुलर पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू के है उसके बारे में आप लोगों से जो है कमेंट्स में मांग करके पता कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग करनी है, इसकी न्यूज़ जो है उसको पब्लिश करना है। इसके अलावा अपने पर्सनल एक्सप्रेशन कुछ है तो वो भी जो है डालना है उसके अंदर। और उसके बाद इंफॉर्मेशन
सब्सिडीज उनको इन्वेस्टिगेट सारा जो है मतलब इवेलुएट करना है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन सब्सिडी का मतलब है कि जो लोअर कॉस्ट पे जो है कोई चीज़ को आप कोई इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो किसी को, तो उसको जो है बोला जाता है इन्फॉर्मेशन सब्सिडी। तो सब्सिडाइज इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब। अभी हम बात करें फ़ोटो एंड वीडियो वेरिफिकेशन की। तो फ़ोटो वीडियो वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है और इसके अंदर आपको अच्छी तरह से जो है वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। फेक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत सारे जो है आपने देखा होगा, सीरिया उरिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है फेक इन्फॉर्मेशन जो है नेट पे चलता रहता है। तो इसको आपने पूरा जो है अच्छी तरह से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला जो है स्टेप होता है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि ये व्हेन वाज द इमेज टेकन, इमेज कब ली गई थी। तो मॉडर्न जो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी जो है काफ़ी टाइम लगता है फेक इमेज क्रिएट करने में। तो फिर उसका जो टाइम है वो कब लगभग लिया गया था उसका जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उसी से जो है आप उस ड्यूरेशन का पूरी चीज़ों को आप चेक करो। इसके बाद जो है गूगल इमेजेज है। अगर कोई फ़ोटो ओल्डर है तो उसके कैप्शन से, तो आप जो है गूगल इमेजेज से आप पूरी चीज़ों को उसको सर्च करके बहुत सारे टूल्स हैं उसे यूज करके आप उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, निकाल सकते हैं कि ये तो इस टाइम पे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ ऑलरेडी ये फ़ोटो अवेलेबल है और ये अभी दोबारा से जो इसको लेटेस्ट उसके साथ आप डाल रहे हैं कैप्शन के साथ, तो वो जो है पता चल जाएगा। उसके वाला एक्सिफ इमेज डेटा। एक्सिफ जो है डेटा जो है स्टोर होता है फ़ोटो फाइल्स में। तो इनको जो है कोई भी जब कैमरा या स्मार्टफोन फ़ोटो लेते हैं तो ये डेटा जो है एक फ़ाइल जो है .jpg फाइल के अंदर उसको स्टोर कर जाता है। तो इसमें जो है सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि ये फ़ोटो कब लिया गया था, किस टाइप का कैमरा जो है इससे फ़ोटो को लिया था। तो एक्सिफ इन्फॉर्मेशन जो है ये जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ये आपको आपके डिवाइस के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा जियो लोकलाइजेशन, आप उस डेटा को जो है ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल टूल है जियो लोकलाइजेशन के लिए। आप उस इमेज को जो है एक्चुअल में जो है जोग्राफिकली लोकलाइज कर सकते हैं कि किस जगह पे ये डेटा जो है लिया गया था, ये कहाँ पे ये फ़ोटो या वीडियो बनाई गई थी। इसके अलावा हुई जाता है जब स्क्रूटनी सोशल मीडिया के होता है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कौन आदमी था जिसने उस पर्टिकुलर इमेज को जो है पब्लिश किया था। उसके अलावा कोई वीडियो वगैरह भी है तो उसको भी पूरा एक एक स्टेप में उसको चला के उसको पूरा जो है वेरीफाई करना चाहिए। प्रोवेनेंस, वीडियो का कोई भी है तो उसको आइडेंटिफाई करना जो है वीडियो का प्रोवेनेंस वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं चेक करेंगे तो आप गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैल जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूट्यूब वगैरह भी जो है जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा जब उसके ऊपर लोड करते हैं कोई वीडियो वगैरह, तो वो ये चीज़ें जो है पहले ही चेक कर लेता है और अगर उसमें कोई भी कुछ गड़बड़ होता है, कोई जो है उसमें रिपीटिशन होता है या कहीं से कॉपी होता है, तो वो तुरंत जो है उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत सामने ला देता है और आपको वो पब्लिश नहीं करना देता है। इस तरह से अगर आपने जो है सोर्स को वेरीफाई करना है, सोर्स को वेरीफाई में करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको खुद कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। आर वी फैमिलियर विद द अकाउंट, है द अकाउंट होल्डर कंटेंट एंड रिपोर्ट बीन रिलायबल इन द पास्ट। तो आप जिस अकाउंट से डेटा पब्लिश हुआ है तो उसकी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, कब कहाँ पे अकाउंट रजिस्टर हुआ था, अपलोडर जो है कहाँ का बेस्ड है। इसके अलावा अकाउंट की हिस्ट्री को चेक करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शंस को चेक करने हैं, तो उसके लोगो वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इन्फॉर्मेशन पूरा जो है चेक करना है, तभी उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है कितना जेन्युइन है कितना नहीं है। इसके बाद जो है आपने वीडियो को लोकेट करना है। उसके अंदर विकीमेनिया जो है ये क्राउड सोर्स वर्जन गूगल मैप का है, जिसमें बिल्डिंग, सबअर्ब, मिलिट्री साइट्स और बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है और इससे आप जो है लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को
दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ मिला करके और उसको जो है एकदम एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सोर्स वेरिफिकेशन की। तो सोर्स वेरिफिकेशन में जो है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सोर्सेज, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरा जो है वर्ड पूरे हर कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डालता रहता है, तो इसलिए जो है उसका सोर्स का जो है एक्चुअल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के पास पहुंच जाएगा। एक्सिफ रीडर्स जो है ये बहुत ही अच्छा टूल है इमेज वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी इमेज होती है उसके अंदर जब आप कोई भी उसको जब क्रिएट करते हैं, जैसे फ़ोटो लेंगे किसी कैमरा से या मोबाइल से, तो उसके अंदर एक मेटा डेटा बन जाता है, वो अटैच हो जाता है उस इमेज के साथ। उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन कि कब ये फ़ोटो ली गई, किसके डिवाइस से ली गई, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा आप रिवर्स इमेज से आप गूगल इमेज सर्च फंक्शन के थ्रू आप जो है उसको रिवर्स सर्चिंग भी कर सकते हैं URL के थ्रू, उससे आपको पता चल जाएगा। आप एक ट्रस्ट नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो है ट्रस्ट नेटवर्क होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैंगुलेशन एक जो है तकनीक है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर पता नहीं है तो उसको किस लोकेशन में, एक्चुअली ट्रैंगुलेशन जो है जियो लोकेशन का काम करता है, लोकेट करता है किसी चीज़ को कि ये जो है पार्टिकुलर चीज़ जो है पृथ्वी के ऊपर किस जगह पे है। तो ट्रायंगुलेशन की टेक्निक से भी आप जो है उसको इन्फॉर्मेशन को जो है लोकेट कर सकते हैं कि ये किस जगह पे ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आई हुई है। हमें इसको कैसे हमें पता चले, क्या हाउ डू आई नो दिस, कैसे मुझे पता चले। तो आप जो है किसी भी चीज़ को रीट्वीट करते हैं या पब्लिश करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, तो आप पहले उसको जो है वेरीफाई जो है पता कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको करना चाहिए। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं तो इसमें एट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे किस सोर्स से कहाँ से जो है आपका ये इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये सोर्स जब वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारी चेक की जाती हैं कि इसने ये चीज़ पब्लिश किया है तो इसने उसमें डाला होगा कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिला है। इस जैसे ट्वीट वगैरह भी लोग एक दूसरे को करते रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप एम्बेड होती रहती हैं और बाद में वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा पॉज, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश कर रहे हैं तो आप पहले एक जो है थोड़ी देर रुकिए, उसको समझिए, अच्छी तरह से देखिए कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो फेक तो नहीं है, इससे जो है लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस तो नहीं पैदा होंगे, उसके बाद ही कोई डेटा कोई, तो ये पॉज अगर आप लेंगे तो आप जो है गलत डेटा नहीं करेंगे। इसके अलावा करेक्शंस, अगर आप जो है कोई भी चीज़ गलत हो गया है तो उसको तुरंत आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एडिटोरियल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ गलत डेटा चला गया है तो उसका तुरंत करेक्टिव मेजर लें, उसको डेटा को करेक्ट करें और पब्लिक को अनाउंस भी कर दें, उसमें अपने साइट में डाल दें कि ये डेटा हमने ये ऐसे ऐसे है, ये यहाँ से मिला था बट ये गलत है और ये करेक्ट डेटा ये है। इसके अलावा वेरीफाई द डेट वगैरह को इसको वेरीफाई करें। तो इस तरह से आज का ये अभी 5वां यूनिट यहाँ पे समाप्त होता है। कंप्लीट आपका ये पेपर, अभी पेपर 2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम पेपर 3 के बारे में बात करेंगे, मीडिया लॉज वगैरह के बारे में, लॉज एथिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।